Friends, Accounting Standard 10 PPE. Earlier Accounting Standard 10 फिक्स असेट था, बाद में Accounting Standard 26 इंटेंजिबल असेट्स अमल में आने की वजह से फिक्स असेट में सिर्फ टेंजिबल असेट इंक्लूड करना है, इसीलिए उसका नाम चेंज करके प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट पीपीई ऐसा नाम कर दिया है। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन था, वो भी पीपीई में इंक्लूड कर दिया है। टेंजिबल असेट यानी विच कैन बी सीन एंड कैन बी टच्ड, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लाइक प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल, ये सब टेंजिबल असेट में कवर होगा। और यहाँ पे हम टेंजिबल असेट्स यानी पीपीई इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन लर्न करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम पीपीई लर्न क्यों करेंगे? तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, बिल्डिंग, व्हीकल, मशीनरी वो किस वैल्यू से दिखाना है। यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसका इन्वेस्टमेंट पीपीई में कितना हुआ है, ईयर एंड पे कितना चेंज हुआ है, वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से जान सकते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द पीपीई? हम पीपीई में क्या कवर करेंगे? पीपीई में कवर होगा तो कैपिटलाइज होगा, अदरवाइज पीएनएल में ले जाएंगे हम। कोई भी पेमेंट है, कोई भी एक्सपेंडिचर है, पीपीई की डेफिनेशन में कवर हो रहा है या नहीं, वो हमें देखना है। पीपीई की डेफिनेशन क्या बोल रही है? सबसे पहले हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ एंड कॉस्ट कैन बी सर्टेनली डिटरमाइंड। जब हमने एक्सपेंडिचर किया है उसका फायदा 12 मंथ से ज्यादा पीरियड के लिए मिल रहा है और उसका एक्सपेंडिचर हम फिक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, तभी वो पीपीई में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। पीपीई में रिकॉग्नाइज करने का यानी असेट हेल्ड करने का पर्पस क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले असेट यूज्ड इन प्रोडक्शन और सप्लाई। सेकंड, असेट इज हेल्ड फॉर द रेंटिंग पर्पस और एडमिन पर्पस। तीन चीजें यहां पे हमने देखा, यूज, रेंट एंड एडमिन। एडमिन का वाइड मीनिंग है, इट इंक्लूड्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, पर्सनल एंड अदर पर्पस ऑल्सो। तो यहां पे हम इस पर्पस के लिए प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट हेल्ड करते हैं। और पीपीई में क्या एक्सक्लूड होगा, पीपीई में क्या कवर नहीं होगा, जिसको अदर एएस अप्लाई होता है, लाइक AS2 जो हम 1 साल से कम पीरियड के लिए हेल्ड करते हैं, जो हम इन्वेंटरी में दिखाते हैं, उसको AS2 अप्लाई होगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो 13 में कवर हो रहा है, उसमें कॉस्ट मॉडल अप्लाई होता है, उसको 13 अप्लाई होगा। रिस्क रिवर कंसीडर करके इंस्टॉलमेंट बेस्ड परचेस किया है, लेकिन फाइनेंस लीज की डेफिनेशन में आ रहा है, तो AS19 अप्लाई होगा। इंटेंजिबल असेट है, AS26 अप्लाई होगा। रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ द असेट अदर देन डेप्रिसिएशन है, तो इंपेयरमेंट असेट AS28 अप्लाई होगा। उसके बाद वेस्टिंग असेट्स लाइक माइंस, क्वेरीज, जहां पे नॉन रीजनरेटिव नेचुरल रिसोर्सेज, पेट्रोल, गैस, वो सब प्रोड्यूस किया जाता है, एक्सट्रैक्ट एग्जॉस्ट किया जाता है, वो वेस्टिंग एसेट्स है, उसको यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। बायोलॉजिकल असेट्स को यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। बायोलॉजिकल असेट इंक्लूड्स लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। लिविंग एनिमल AS10 की कंडीशन रिकॉग्नाइज करेगा, 12 मंथ एंड कॉस्ट सर्टेन, तो वो पीपी में कवर हो सकता है। और प्लांट में बेरर प्लांट है तो बायोलॉजिकल असेट्स में कवर नहीं होगा, वो पीपीई में कवर होगा। नॉर्मल प्लांट है तो पीपीई में कवर नहीं होगा, बेरर प्लांट है तो पीपीई में कवर होगा। व्हाट इज बेरर प्लांट?
बेरर प्लांट के लिए फर्स्ट कंडीशन यूज्ड इन द प्रोड्यूस ऑफ द एग्रीकल्चर, सेकंड हेल्ड मोर देन 12 months, थर्ड सोल्ड अदर देन एज ए स्क्रैप लाइक फायरवुड। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो हम ऐसा बोलेंगे कि बेरर प्लांट है। एग्जाम्पल देखेंगे, मैंगो ट्री है तो उसका मेन पर्पस क्या है, मैंगो का है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए यूज हो रहा है, 12 months से ज्यादा उसका लाइफ है, और जो बाद में जो बचेगा वो बेचेंगे ना वुड, वो स्क्रैप बेचेंगे। वुड प्रोड्यूस करना हमारा मैंगो ट्री में पर्पस नहीं है, इसीलिए वो बेरर प्लांट है। बेरर प्लांट दिमाग में आए तो पीपी में कवर होगा। बेरर प्लांट दिमाग में आए तो आपको मैंगो ट्री याद रखना है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए है, 12 months से ज्यादा के लिए है, और उसका होल प्लांट सेल एज ए स्क्रैप भी हो सकता है, अदर देन स्क्रैप नहीं होगा। उसका मतलब जो प्रोड्यूस ऑफ द बेरर प्लांट है उसको पीपी अप्लाई नहीं होगा। जिसको हम हार्वेस्टेड एंड कल्टीवेटेड करके एनुअल क्रॉप्स है लाइक व्हीट है, वो बेरर प्लांट में कवर नहीं होगा। हार्वेस्टेड एंड कल्टीवेटेड प्रोड्यूस भी है, और जो प्लांट है वो भी अदर देन स्क्रैप आप बेचते हो तो भी बेरर प्लांट नहीं हो। इसीलिए बेरर प्लांट है वो पीपीई की डेफिनेशन में कवर होगा। और आफ्टर एक्सक्लूजन सी द इंक्लूजन, कौन सी चीज पीपीई में आएगी। हमको मालूम है जो असेट्स हम परचेस करते हैं, एक्वायर करते हैं, वो तो पीपीई में आएगा ही, लेकिन उसके बाद हमने कोई स्टैंड बाय इक्विपमेंट परचेस किया है, मैंने 4-in-1 प्रिंटर परचेस किया था और उसके साथ एक एक्स्ट्रा में छोटा प्रिंटर एचपी का परचेस किया था, तो वो स्टैंड बाय इक्विपमेंट भी आएगा। और सेफ्टी पर्पस के फायर सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट परचेस किया है वो भी आएगा, और अदर इक्विपमेंट जिसकी वजह से मेरा मेन असेट है उसमें बेनिफिट इंक्रीज हो रहा है, बेनिफिट बढ़ रहा है, तो वो सब हमारे पीपीई में इंक्लूड होंगे। एक्सक्लूड भी हमने देखा और इंक्लूड भी हमने देखा। इंक्लूड में डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है असेट में से, लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट बढ़ रहा है, इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, लाइक फायर सेफ्टी है, स्टैंड बाय इक्विपमेंट है एंड इंक्रीज इन बेनिफिट है। तो यह सब हमारी पीपीई की डेफिनेशन में हमें इंक्लूड करना है। आफ्टर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, लेट मी सी रिकॉग्निशन ऑफ द पीपीई। रिकॉग्निशन यानी कौन सी वैल्यू से आप बुक में दिखाओगे। इनिशियल रिकॉग्निशन, जब परचेज किया है तब बुक में दिखाना है। इट इंक्लूड्स परचेज कॉस्ट, डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल कॉस्ट एंड डीकमीशनिंग एंड रिमूवल कॉस्ट। परचेज कॉस्ट में रिफंडेबल ड्यूटीज है तो परचेज कॉस्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन रिफंडेबल ड्यूटीज टैक्सेस नहीं है तो परचेज कॉस्ट में वो इंक्लूड रखना है। ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट परचेज कॉस्ट में लेस हो जाएगा। इनिशियली जब परचेज किया है तो हम पीपीई कॉस्ट से ही रिकॉग्नाइज करेंगे। फर्स्ट परचेज कॉस्ट, बाद में डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल कॉस्ट इंक्लूड्स एम्प्लॉइज कॉस्ट, बेसिक टेस्टिंग कॉस्ट, साइट प्रिपरेशन, इंस्टॉलेशन, ये सब आप इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को जिस तरीके का वो गुड्स चाहिए उससे पहले का, उस सिचुएशन और लोकेशन में लाने के पहले का जो एक्सपेंडिचर है वो सब डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल कॉस्ट में इंक्लूड होगा। पीपीई यूज के पहले की प्रोफेशनल फीस है ना, वो भी कैपिटलाइज हो सकती है। पीपीई अप्लाई होगा तो एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज होगा, पीपीई अप्लाई नहीं होगा तो एक्सपेंडिचर पीएनएल में जाएगा। परचेज कॉस्ट, डायरेक्ट अट्रिब्यूटेबल कॉस्ट एंड डीकमीशनिंग एंड रिमूवल। जिस लोकेशन पे हमें नया मशीनरी लाना है उस लोकेशन को क्लियर करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं वो भी यहाँ पे ऐड होंगे।
किसी बिल्डर को बिल्डिंग बनानी है, उससे पहले पुरानी बिल्डिंग है वहां पे, तो पुरानी बिल्डिंग को डिमोलिश करना है, आसपास किसी को भी कोई नुकसान ना हो उस तरीके से उसको डिमोलिश करना है, तो वो भी रिमूवल डिकमीशनिंग कॉस्ट में इंक्लूड होगा। कौन सी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी? नया बिजनेस स्टार्ट किया, इनिशियल लॉस है, तो अब कैपिटलाइज नहीं होगा। नया लोकेशन पे ट्रांसफर कर रहे हो, नई फैसिलिटी ले रहे हो, नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, आपकी कैपेसिटी से कम आपने काम किया है, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो ये सब एक्सपेंडिचर है वो कैपिटलाइज नहीं होंगे। आपकी बुक में एम्यूजमेंट पार्क का भी एग्जांपल दिया हुआ है कि उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिचर किया है तो कैपिटलाइज नहीं किया है। एज वेल एज इंस्टॉलेशन सेटअप वह कॉस्ट है तो कैपिटलाइज होगा, लेकिन रूटीन डे टू डे एक्टिविटी की ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो रिपेयर मेंटेनेंस में जाएगी एंड P&L में लिखना है। उसके बाद सर्टेन पॉइंट्स हम देखेंगे। आपके पास आपकी साइट वैसे ही पड़ी हुई है, अभी फर्दर उस पर काम करने में देर है, तब तक आप और कोई यूज करते हो, उसमें से कोई बेनिफिट मिलता है, उसका कोई एक्सपेंस होता है, ऐसा इंसिडेंटल बेनिफिट, इंसिडेंटल चार्जेस वो P&L में सेपरेटली दिखाना है। आपकी बुक में एक साइट खाली पड़ी हुई है, कार पार्किंग के लिए आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो रेंट एंड कार पार्किंग मेंटेन का एक्सपेंस वो दोनों आपको P&L में लिखना है। उसके बाद है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट्स। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट में आप ही असेट बना रहे हो, लाइक परचेज की तरह जो रियल कॉस्ट इनकर्ड हुआ है वो रियल कॉस्ट आपको कैपिटलाइज करना है, पीपीई में कंसीडर करना है, लेकिन इंटरनल प्रॉफिट यहाँ पे एक्सक्लूड कर देना है एंड एबनॉर्मल वेस्टेज मटेरियल वो भी यहाँ पे आपको एक्सक्लूड करना है। और सर्टेन पॉइंट्स हम आगे देखेंगे, तो सर्टेन पॉइंट में सबसे पहले आपको नॉन मॉनेटरी असेट्स, एक्सचेंज ऑफ असेट्स से आप अदर असेट परचेज कर रहे हो, एट दैट टाइम असेट गिवन एंड असेट रिसीव्ड, उस दोनों में से जिसकी फेयर वैल्यू मोर क्लियरली एविडेंटली अवेलेबल है वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर किया जाएगा। लेकिन कई असेट ऐसा है जो कॉमर्शियल सब्सटेंस उसका है ही नहीं, असेट दिया उसका भी नहीं, असेट लिया उसका भी नहीं, उसका मार्केट वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है। एट दैट टाइम जो असेट दे रहे हो उसकी बुक वैल्यू है, वही नई असेट जो परचेज की है उसकी बुक वैल्यू काउंट किया जाएगा। कॉमर्शियल सब्सटेंस है तो दिया और लिया, उसमें से दोनों में से जिसका ज्यादा एविडेंट अवेलेबल है, जो ज्यादा क्लियर है वो वैल्यू लेना है। कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, मार्केट वैल्यू नहीं है, जो असेट दिया है ना उसका बुक वैल्यू वही नई असेट्स की बुक वैल्यू मानी जाएगी। और कुछ हमने केस में लिया हुआ है तो WDV इतना रिड्यूस हो जाएगा। आपके एग्जाम बुक में 15,000 केस में लिया था, 30 लाख पुरानी एसेट की वैल्यू थी, तो 12,85,000 आपने नई असेट्स की वैल्यू लिखी हुई है। कंसोलिडेटेड असेट्स, आपने एक असेट के सामने 10 असेट ली है और एक अमाउंट पे करके 10 असेट परचेस किया हुआ है। एट दैट टाइम फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल असेट्स के रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट कॉस्ट करना है। एक से ज्यादा असेट साथ में ली है, टोटल कॉस्ट इनकर्ड हुई है, तो फेयर वैल्यू के प्रपोर्शन में आपको कॉस्ट कंसीडर करना है। कोई पीपीई के लिए आपको ग्रांट मिला है तो ग्रांट आपकी कॉस्ट रिड्यूस करेगी। डिफर्ड क्रेडिट पेमेंट है, यानी नॉर्मल क्रेडिट पीरियड के बाद आप पे कर रहे हो, उसकी वजह से आपको केस प्राइस से ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट कंपोनेंट पे करना पड़ता है, तो वो एक्सपेंडिचर में चार्ज होगा, उसके लिए आपको P&L में लिखना है। लेकिन AS16 सेटिस्फाइड नहीं हुआ है तो इसीलिए आपका फाइनेंस कॉस्ट है, आपका डिफर्ड इंटरेस्ट
इंस्टॉलमेंट में जो आपने पे किया है उसका कॉस्ट है, तो उसके लिए आपको A16 कंसीडर करना है। उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ही आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो। इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। इनिशियल रिकॉग्निशन परचेज के टाइम कॉस्ट से ही आप कंसीडर करते हो, लेकिन सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए दो ऑप्शन है, कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल। आप मेजर पार्ट चेंज करते हो। आपकी बुक में एग्जांपल दिए हुए हैं, एयरक्राफ्ट का इंटीरियर, बिल्डिंग का इंटीरियर, रॉपवे का वायरिंग है। ऐसा मेजर पार्ट जो 3 इयर्स 5 इयर्स में चेंज करना पड़ता है, वो चेंज का जो मेजर पोर्शन है, स्पेयर पार्ट्स है, वो पीपीई की कंडीशन रिकॉग्नाइज कर रही है। एट दैट टाइम उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हो और उस पे आप डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर सकते हो। मेजर पार्ट की तरह मेजर इंस्पेक्शन है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो उसको भी आप कैपिटलाइज कर सकते हो। और जब नया मेजर पार्ट्स और मेजर इंस्पेक्शन कैपिटलाइज होगा तब पुरानी कॉस्ट डी रिकॉग्नाइज होगी। डी रिकॉग्नाइज यानी बुक्स में रिड्यूस होगा। अमाउंट अवेलेबल नहीं है तो एस्टिमेट करके भी आपको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में कॉस्ट मॉडल के बाद रिवैल्यूएशन मॉडल। मार्केट वैल्यू को एवरी ईयर आप असेट्स को कन्वर्ट कर सकते हो। सिग्निफिकेंट है, वोलेटाइल है तो एवरी ईयर। इनसिग्निफिकेंट है, इतना वोलेटाइल नहीं है तो 3 to 5 इयर्स में आप फेयर वैल्यू फाइंड करके रीवैल्यूएशन रिजर्व खड़ा करके असेट का वैल्यू बढ़ा सकते हो। रीवैल्यूएशन में फेयर वैल्यू फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से वैल्यूएशन ले लो। दूसरा तरीका फ्यूचर में जो इनकम होने वाली है उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू आज की आफ्टर टैक्स फाइंड कर लो। तो रिवैल्यूएशन में आप रिवैल्यूएशन रिजर्व खड़ा करके फेयर वैल्यू फाइंड करके असेट्स को बुक में आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन आपको मालूम है फर्स्ट टाइम इंक्रीज है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होगा, फर्स्ट टाइम डिक्रीज है तो पीएनएल में जाएगा। लेकिन एक बार डिक्रीज हुआ था, अब असेट इंक्रीज हो रही है, तो पहले जितना डिक्रीज हुआ था उतना पीएनएल डेबिट हुआ था, तो अब इंक्रीज हुआ है उतना पीएनएल क्रेडिट होगा। बाद में जो बचेगा उसका रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होगा। पहले इंक्रीज हुआ है, अब डिक्रीज हो रहा है, तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व 0 होगा, बाद में बचेगा तो पीएनएल में जाएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व आपको कभी भी असेट डी रिकॉग्नाइज करते हो तो उसको नॉर्मल रेवेन्यू रिजर्व में कन्वर्ट करना है। असेट सेल हो रही है, असेट डिस्पोज हो रही है, सेल पूरी असेट सेल डिस्पोज हुई है तो पूरा रिवैल्यूएशन रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफर होगा। पार्ट ऑफ द असेट सेल हुई है तो उतना प्रपोर्शन रिवैल्यूएशन रिजर्व का रेवेन्यू रिजर्व में डायरेक्टली ट्रांसफर होगा। पीएनएल थ्रू रूट करने की जरूरत नहीं है। आप कॉस्ट फॉलो करो या रिवैल्यूएशन फॉलो करो, वो क्लास ऑफ असेट के लिए सेम रखना है। सभी लैंड के लिए, बिल्डिंग के लिए, प्लांट के लिए, व्हीकल के लिए डिफरेंट क्लास की डिफरेंट नेचर की असेट है, उसमें सेम क्लास सेम नेचर के लिए आइदर कॉस्ट और रिवैल्यूएशन। ऐसा नहीं कर सकते एक बिल्डिंग के लिए कॉस्ट दूसरे के लिए रिवैल्यूएशन। आपके सेम पर्पस की सब बिल्डिंग के लिए आपको एक ही मेथड फॉलो करना है, आइदर कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मेथड। और रिवैल्यूएशन रिजर्व जब असेट डी रिकॉग्नाइज होगी तब रेवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। बाद में हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन। पहले जिसके लिए S6 था, डेप्रिसिएशन और कुछ नहीं,
टोटल कॉस्ट का सिस्टेमेटिक अलोकेशन टू P&L है। जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीनरी हम 10 साल के लिए परचेज करते हैं, 10 साल उसमें फायदा लेने वाले हैं, तो एवरी ईयर 10 इंस्टॉलमेंट में हम उसको P&L में ट्रांसफर करते जाएंगे। डेप्रिसिएशन फाइंड करने की 3 मेथड एएस ने एक्सेप्ट की हुई है। स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM मेथड, हर एक ईयर डेप्रिसिएशन कंसिस्टेंट सेम रहता है, C-S/N ऐसा हम करते हैं। स्क्रैप वैल्यू, यूजफुल लाइफ एंड कॉस्ट, 3 कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। कभी भी स्क्रैप वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ चेंज होगा, एवरी ईयर आपको देखना है, चेंज हुआ है तो आपको प्रोस्पेक्टिवली डेप्रिसिएशन रिवाइज कर देना है। 4 साल के बाद डेप्रिसिएशन आपने 10-10 हजार लेस करने के बाद असेट की वैल्यू 60,000 थी। पहले ऐसा लगा 10 साल वो असेट जिएगी, अभी लग रहा है 8 इयर्स, 4 साल चले गए, 10-10 हजार चार्ज किया, अभी 4 साल बचे तो 15-15 चार्ज करना पड़ेगा। चेंज इन यूजफुल लाइफ, चेंज इन स्क्रैप वैल्यू, ओनली इफेक्ट है वो प्रोस्पेक्टिवली देना है। SLM है WDV, डिमिनिशिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। WDV यानी डेब्ट लेस करने के बाद के वैल्यू पे डेब्ट चार्ज करना है। प्रोडक्शन यूनिट मेथड, जितना यूनिट प्रोड्यूस करोगे वो मल्टीप्लाई डिवाइड टोटल यूनिट करना है। कभी आपने प्रोडक्शन किया ही नहीं है तो उससे डेप्रिसिएशन 0 आ सकता है। रेवेन्यू बेस्ड डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। जब असेट रेडी और अवेलेबल फॉर यूज हो जाता है तब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना कमेंस करना है। जब डीरिकॉग्नाइज करते हो, रिटायर्ड करते हो, सेल करते हो, यूज में से नहीं लेने वाले हो, यूज नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, तब आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना सीज यानी अब डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। चेंज इन लायबिलिटी, प्राइस एडजस्टमेंट, ऐसा कुछ भी हुआ है तो आपको वो भी एएस फॉलो करके एक्सपेंस चार्ज करना है। एंड इफ आपने असेट बेचा है तो जो असेट बेचा है उसका रिवैल्यूएशन पोर्शन का डेप्रिसिएशन आपको रिवर्स करना है, रेवेन्यू रिजर्व में ले जाना है। जितना रिवैल्यूएशन पोर्शन है उसका ही डेप्रिसिएशन आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाना है। लैंड एंड बिल्डिंग पे लैंड नॉन डेप्रिसिएबल असेट है, उसका एक्सेप्शन है, माइंस एंड क्वेरीज है, उसका बेनिफिट खत्म हो सकता है, ऐसा लगता है तो उसमें डेप्ट चार्ज करना है। बिल्डिंग पे डेप्ट चार्ज करना ही है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि लैंड की वैल्यू तो बढ़ रही है ना, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है, टोटल वैल्यू बढ़ रही है इसलिए चार्ज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। लैंड का बेनिफिट कम हो रहा है, माइनिंग है तो डेप्ट चार्ज करना है, वरना नहीं। बिल्डिंग पे डेप्ट चार्ज करना है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ द असेट हुआ है, अदर देन डेप्रिसिएशन हुआ है तो यह एस अप्लाई नहीं होगा, 28 अप्लाई होगा, इम्पेयरमेंट बोला जाएगा। डिस्क्लोजर, हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स ऑफ अकाउंट्स में जब डिस्क्लोजर देते हैं तो हमें उस डिस्क्लोजर में ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, इनिशियल रिकॉग्निशन, वेदर कॉस्ट मॉडल है, क्या रिवैल्यूएशन मॉडल है, कितना एडिशन हुआ है, कितना डिलीशन हुआ है, कौन सी चीज कॉस्ट में लिया हुआ है आपने, ये सब आपको डिस्क्लोज करना है। और उसके बाद एडिशनल डिस्क्लोजर में असेट के पे कोई कमिटमेंट है, असेट के टाइटल पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई असेट आपने यूज स्टॉक कर दिया है लेकिन बेचने के लिए रखा है लेकिन बेचा नहीं है, वो आपको डिस्क्लोज करना है। अदर डिस्क्लोजर में रिवैल्यूएशन किया है तो फेयर वैल्यू की मेथड, रिवैल्यूएशन पोर्शन है उस पे डेप्ट कैसे चार्ज कर रहे हो, और रिवैल्यूएशन जब डीरिकॉग्नाइज होगा तब रेवेन्यू में ट्रांसफर कितना हुआ है, वो सब आपको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना है। फ्रेंड्स, बने रहे मेरे साथ। तेजवानी इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर में डाउनलोड करिए, सीक्वेंस में वीडियो मिलेंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट उसका बेनिफिट ले पाए। थैंक यू वेरी मच।